जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का नाम है विज्ञान की बातें। तो इसमें हम पाठ 4 अपशिष्ट जल कारण और निवारण निपटान को हम पहले ही एक कक्षा में पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ भाग बाकी रह गया था, उसे आज हम पूरा करेंगे। तो हमने अपशिष्ट जल क्या होता है उसके बारे में जाना था और उससे किस तरह से उपचार किया जाता है उसका, और उसके उपचार के बाद उसको किस तरह से दूसरे कामों में लगाया जा सकता है, और उनके जो अवशिष्ट जल उत्पन्न होते हैं उन स्रोतों के बारे में भी हमने जाना था। अवशिष्ट जल के प्रबंधन के बारे में और उसके उपचार, प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार के बारे में हमने जाना था। और घरों में पेयजल जो होता आता है उसको शुद्ध करने के लिए जो फिल्टर प्रणाली है उसके बारे में भी हमने देखा था। और पानी में फिटकरी डालकर किस तरह से पानी को शुद्ध किया जाता है ये भी हमने जाना था। तो आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि और कौन कौन से चीज हैं जो पानी को और ज्यादा शुद्ध कर सकते हैं। तो यह सुझाव दिया जाता है कि हमें जो बाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। तो ये वृक्ष क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि ये वृक्ष जो हैं जितने भी अवशिष्ट जल है उसको अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल को निर्मुक्त करते हैं। जैसे ये चित्र में दिख रहे हैं ना, ये है यूकेलिप्टस के वृक्ष हैं। तो लेकिन इससे एक नुकसान भी है कि ये पानी को इतना ज्यादा सोख लेते हैं कि जो भूमिगत जल का स्तर है उसको भी कम कर सकता है। लेकिन इसको कम मात्रा में जहाँ पे अवशिष्ट जल है वैसे जगहों में लगाकर उस अवशिष्ट जल से निपटारा पाया जा सकता है। तो अवशिष्ट पदार्थ, कूड़ा कचरा का निपटार किस तरह किया जा सकता है? अवशिष्ट पदार्थ या जो कूड़ा कचरा हमारे दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप होते हैं उसके बाद निकलते हैं, तो लेकिन हमारे प्रयासों से इसे हम सीमित कर सकते हैं और ये जो कूड़ा कचरा का मात्रा है उसको कम कर सकते हैं। तो प्राय हम सभी कूड़े कचरे से उठने वाले जो दुर्गंध है उससे परेशान रहते हैं, लेकिन ये कोशिश नहीं करते हैं कि कूड़ा कचरा को थोड़ा कम किया जाए। तो क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। पहला तो है कि जागरूक नागरिक के कर्तव्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या क्या कर सकता है एक जागरूक नागरिक? सड़कों पर बिखरे कचरे या अवशिष्ट पदार्थों पर क्या होते हैं? रोगवाहक मच्छर होते हैं, मक्खियां होते हैं और बहुत तरह के कीड़े भी लगते हैं। तो ये आप जानते हैं कि जहाँ सड़े गले पदार्थ होंगे जो हमारे घर के कचरा से निकलता है तो उससे मच्छर मक्खियां या कीड़े पैदा होंगे। तो एक जागरूक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य क्या है कि हम नगर पालिका या पंचायत को इस विषम परिस्थिति के बारे में आग्रह करें। क्या आग्रह करें? कि इसका निपटार किया जाए। तो यदि किसी घर से निकलने वाला जो बहित जल है वो पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा है तो हम क्या कहते हैं, नहाने का पानी, कपड़ा धोना, बर्तन धोने का जो पानी होता है उसको नालियों में, सड़कों में निकाल देते हैं। और कभी कभी वो सीमेंट बंधी नहीं होती है तो वो बड़े नाली में जाकर नहीं मिल पाती है और हमारा जो आस पास होता है उसको पूरा गंदा कर देते हैं। और जहाँ पानी गंदा जमा रहता है वहाँ क्या होते हैं, मच्छर मक्खियां होते हैं। तो आप इसके अन्य जो नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़े संवेदनशील होइए और इसके निपटार के लिए कोशिश कीजिए। तो आप इसके लिए सोकपीट भी बना सकते हैं। जो आपके घर का जो कचरा पानी निकल रहा है उसको सोकपीट में डाल सकते हैं। और यदि इस तरह से आप थोड़े जागरूक होंगे, संवेदनशील होंगे और अपने जो घर का जो कूड़ा अपशिष्ट जल निकल रहा है उसका निपटार करेंगे तो क्या होगा, जो जल उपचार संयंत्र है, अपशिष्ट जल जो उपचार करते हैं उनका बोझ थोड़ा कम होगा। इसलिए थोड़ा जागरूक बनिए। और दूसरा क्या है, स्वच्छता की कमी और दूषित पेयजल से उत्पन्न होने वाले रोगों पर भी हम चर्चा करते हैं। तो क्या होता है कि स्वच्छता की कमी या फिर दूषित पेयजल से बहुत तरह के रोग होते हैं। तो हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग, लगभग जनसंख्या का 22% भाग आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित है। मतलब लोगों के घरों में शौचालय अभी तक नहीं है। सरकार के तो बहुत सारे प्रयास किए गए लेकिन कागज कलम में ही वो प्रयास रह गया।
असल में लोगों के शौचालय नहीं बन पाए, और यदि किसी के शौचालय बन भी गए तो उसमें से भी बहुत कम प्रतिशत लोग ही उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसका कारण क्या है? शौचालय तो बन गया लेकिन शौचालय के लिए पानी चाहिए, तो पानी की सुविधा नहीं है तो वो शौचालय यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के काफी सारे कारण हैं कि लोग शौचालय यूज नहीं करते हैं। तो वैसे जनसंख्या का बड़ा भाग क्या करते हैं? खुले स्थानों में, नदियों के किनारे, रेल की जो पटरियां हैं, या फिर सड़क के किनारे, या फिर खुले मैदानों में, खेतों में, और अनेक बार क्या करते हैं? सीधे जल स्रोतों में ही टॉयलेट कर देते हैं, मल त्याग कर देते हैं। तो ये क्या होता है? अनौपचारिक मल, जो ये मल है, या फिर ये क्या है? स्वास्थ्य संकट का कारण है, क्योंकि ये जो जहां भी खुले जगह में किया जाता है टॉयलेट, तो क्या होता है? बारिश के पानी से वो बहकर सीधे कहाँ जाता है? जलाशयों में चला जाता है, क्योंकि जहां भी पानी गिरता है वो कहाँ चला जाता है? या तो जलाशयों में, या फिर मिट्टी सोख लेती है। तो इससे क्या होता है? हमारा जल दूषित हो गया, और वही जल हम दूसरे कामों में उपयोग कर रहे हैं। तो इससे भी क्या है? हमारे स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जागरूक नागरिक बनिए और शौचालय का उपयोग कीजिए। सतह पर जो उपलब्ध जल है या फिर भौम जल है, दोनों मानव मल से प्रदूषित होते हैं, क्योंकि एक तो सतह के जल तालाबों में, नदियों में वो मल चला जाता है, या फिर जो भूमिगत जल है उसमें भी मिल जाता है, और उसमें जो जीवाणु रहते हैं वो जल में मिलकर उसे दूषित बना देते हैं। इसलिए इससे क्या किया जा सकता है? रोकने के लिए टॉयलेट का यूज किया जा सकता है, शौचालय का यूज किया जा सकता है, और जिससे हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोगों से बचा जा सकता है। अब बहित मल निपटार की वैकल्पिक व्यवस्था। तो जो बहित मल है उसको निपटार के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? तो स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत से यथास्थान जो बाहित मल है उसको निपटानों को तंत्रों को बढ़ावा दिया जा सकता है, कि जहां उसको निपटार किया जाए वैसे जो ये हैं संयंत्र हैं वैसे लगाए जाए। तो इसमें कुछ उपाय क्या हैं? जैसे सेप्टिक टैंक हुआ, रासायनिक शौचालय, जो कंपोस्ट पीट आदि का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा? सेप्टिक टैंक रहेगा तो जो मानव मल है वो उसमें सोख लिया जाएगा, और जो अपशिष्ट बचेगा वो खाद के रूप में उपयोग हो सकेगा। या फिर रासायनिक, जो शौचालय में रसायन का उस तरह का प्रयोग करके वो जो मल है उसको कंपोस्ट में बदल देगा। तो ये सारे उपयोग करके ये जो मल है इसका निपटार किया जा सकता है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वाहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल हुए, विद्यालय भवन हुए, अलग अलग बने मकान, या फिर 4 से 5 घरों का समूह। तो ऐसी जगहों में ये सेप्टिक टैंक काफी उपयोगी है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि जब हवाई जहाज में बहित मल का निपटान कैसे किया जा सकता है? तो कुछ संगठन मानव अपशिष्टों को स्वच्छता पूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधा प्रदान करते हैं, और इन शौचालय में अपमार्जक की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से बंद मल नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। जहां आपका बायोगैस संयंत्र बना हुआ है, जहां आप पशुओं के मल डाल रहे हैं, वहीं मानव के भी मल चले जाएंगे, और उससे क्या होगा? बायोगैस उत्पन्न होगा और ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो इस तरह से ये इसका डबल यूज हो जाएगा, और पर्यावरण को भी दूषण नहीं होगा, हमें हमारे बीमारियों का भी कारण नहीं बनेगा, और लाभ भी होगा। ठीक है, बायोगैस बन जाएगा, उसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। अब है सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता। तो जो सार्वजनिक स्थान है जहां पर अधिक लोग आते हैं, जो सरकारी जगह हैं, तो वहाँ क्या है? हमारे देश में समय समय पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, और बड़ी संख्या में लोग इसमें आते हैं। और इस प्रकार से बाजार, मेला, रेलवे स्टेशन, ये क्या है? सार्वजनिक स्थान है। बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और ये क्या है? सार्वजनिक स्थल है, और जहां रोज हजारों लोग आते हैं। तो यहाँ बहुत मात्रा में क्या बनते हैं? जहां पे ज्यादा लोग होंगे वहां पर क्या होगा? ज्यादा अवशिष्ट पदार्थ बनेंगे, ज्यादा कचरा बनेगा, ज्यादा अपशिष्ट जल उत्पन्न होंगे।
तो उसको क्या, वैसे जगहों में क्या किया जा सकता है, उसको निपटान करना बहुत जरूरी है। तो उसमें हम लोग डस्टबिन भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 तरह के डस्टबिन रखे गए हैं सार्वजनिक जगहों में, नगर पंचायत के द्वारा, नीला और हरा डस्टबिन, गीला कचरा के लिए अलग और सूखा कचरा के लिए अलग। तो क्या इसका उचित निपटान जरूरी है? जो बहुत ज्यादा भीड़ वाले जगहों में उत्पन्न होते हैं कचरा, अगर ऐसा नहीं किया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर आप विचार जरूर कीजिए। तो इससे कई तरह के रोग फैल सकते हैं इसलिए क्या होगा, चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी, बहित जो मल की संख्या मात्रा बढ़ जाएगी, अपशिष्ट जल की मात्रा बढ़ जाएगी, कचरा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, सबके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तो सरकार द्वारा स्वच्छता के कुछ नियमित मानक निर्धारित किए गए हैं, किंतु दुर्भाग्य की बात है कि इसको सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता। नियम तो बहुत बन गए हैं लेकिन नियम लागू नहीं होते। तो हमें कूड़े को इधर उधर फेंकने के बजाय कहाँ डालना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए, तभी कचरा नहीं होगा। और नगर पंचायत के द्वारा जब वो बॉक्स भर जाएगा उसको ले जाया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। लेकिन हम यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकने के आदी हो गए हैं, हमारा स्वभाव भी हो गया है। तो यदि फेंकना ही है, हमारा आसपास हमको साफ रखना चाहिए, क्योंकि गंदा होगा तो बीमारियां फैलेगी तो किसको होगा, हमें ही होगा, हमारे आसपास के लोगों को होगा। इसलिए थोड़ा समझदार बनिए और थोड़ा मेहनत करके जो कचरा आप दूसरे जगह फेंक रहे वही जाकर डस्टबिन में फेंकिए। तो इतना तो आप अपने या फिर अपने आसपास के लोगों के लिए कर ही सकते हैं। इसमें क्या है, सभी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। तो नष्ट होने वाला जो कूड़ा है, जैसे कागज हुआ, पत्ता, बचे हुए खाद्य पदार्थ या अनाज, इसको क्या कर सकते हैं, गड्ढे में डालकर, एक गड्ढा बनाइए आपके घर के आसपास, यदि थोड़ा सा भी जगह है वहां गड्ढा बनाइए और उसमें जितने कागज के टुकड़े आएंगे, पत्ते, सूखे पत्ते आएंगे, या फिर जो सब्जियों के टुकड़े आएंगे, जो छिलके बच जाएंगे सब्जियों के काटने के बाद, तो वे सारे चीज आप लेकर उस गड्ढे में डालते जाइए। उसको कचरे को डालिए, फिर एक परत मिट्टी डाल दीजिए और कुछ दिन में वो क्या हो जाएगा, खाद तैयार हो जाएगा। और वहां एक पौधा लगा दीजिए, इसके बाद देखिएगा आपका पौधा बहुत सुंदर बढ़ेगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। एक तो कचरे का भी निपटार हो गया, ऊपर से आपको एक पौधा, आपका स्वस्थ पौधा तैयार भी हो गया। तो आप सब्जियां लगा सकते हैं, उस जगह में सब्जी का उत्पादन हो सकता है। दूसरा क्या किया जा सकता है, नष्ट नहीं होने वाले जो कूड़े हैं, जैसे प्लास्टिक हुआ, कपड़ा हुआ, पंख, शीशा हुआ, लोहा, लकड़ी और रबर, ये सारे को क्या कर सकते हैं आप, एक अलग कूड़ादान में डालिए, जिसका उपयोग बड़े बड़े गड्ढों को भरने के लिए किया जा सकता है। तो बहुत जगह क्या है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं खदान वादान के कारण, तो वैसे जगहों को भरने के लिए इसका उपयोग नगर पंचायत के द्वारा किया जा सकता है। वे लोग वो जो कचरा का डब्बा है उसको ले जाएंगे और ऐसे जगह में डंप करेंगे, तो इससे दोनों लाभ हो जाएगा। और जो सड़ने वाले हैं उसको तो आप खाद बनाने में उपयोग कर सकते, कंपोस्ट बना सकते हैं। ठोस कूड़ा नष्ट नहीं होने वाले को कभी भी नाली या सिंक में नहीं डालिए। क्यों, वो जाम हो जाएगा, नाली जाम हो जाएगा तो क्या होगा, पानी भर जाएगा और चारों तरफ फैलेगा, वो और गंदगी फैलाएगा। और बचे हुए खाद्य पदार्थों को कभी भी प्लास्टिक में भरकर नाली में या फिर बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इससे भी पर्यावरण दूषित होगा और वो जितना सड़ेगा खाद्य पदार्थ वो उतना बदबू देगा। इसलिए समझदार बनिए और ऐसा नहीं कीजिए। और एक चीज हो सकता है, प्लास्टिक में यदि खाद्य पदार्थ आप भर के बाहर फेंक दें तो जो घूमने वाले जानवर हैं, गाय वगैरह, तो वो क्या करेंगे, उस खाने को खाने के चक्कर में वो प्लास्टिक भी वो खा देंगे और जिससे उनके प्लास्टिक तो हजम नहीं होता, उनके पेट में जमा रह जाएगा और उनको नुकसान पहुंचेगा और उससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए थोड़े समझदार बनिए और ऐसा ना कीजिए, ना करने दीजिए। तो अपने पर्यावरण को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए हम सभी की भूमिका निभानी चाहिए, इस तरह की भूमिका निभानी चाहिए और अपने पर्यावरण को स्वस्थ करना चाहिए। तो जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपके अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए कि क्यों हम गंदगी फैलाएंगे। हमें अपने जीने के तौर तरीके में अच्छी स्वच्छता
की आदतों को अपनाना चाहिए और हमें स्वच्छता अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। हमें बहित मल के दुष्प्रभाव से मुक्त होने के लिए स्वयं को जागरूक होना पड़ेगा और साथ ही अपने समाज को भी प्रेरित करना पड़ेगा कि आप खुद प्रयास कीजिए और ये जो बहित मल है उसका निपटारा स्वयं करने का प्रयास कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए। इसके साथ ही अपने समाज को प्रेरित करेंगे और हम अपने देश के का जब सम्मान बढ़ेगा तो हमारे परिवार का भी सम्मान बढ़ेगा। और क्या है, परिवार के समान ही हमारा देश भी है। तो सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर हम सभी के बारे में सोचेंगे। यदि सभी व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है कि नहीं? तो यदि सभी लोग सफाई पर ध्यान देंगे, यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे सबकी आदत सुधर जाएगी। हम जैसा करते हैं लगातार वैसा ही हम बन जाते, तो हमारी आदत में ही सफाई जुड़ जाएगी और हम अपने घर को, अपने परिवेश को, आसपास को साफ रख पाएंगे। तो सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। बोलते हैं ना, एकता में ही बल है। इसलिए हम सब एकजुट होकर यदि इस स्वच्छता अभियान में जुड़ जाएंगे तो कोई भी नहीं रोक सकता भारत को स्वच्छ होने में। कृमि प्रसंस्करण शौचालय। तो भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया जा रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसमें मानव मल को केचुआ के द्वारा उपचारित किया जाता है। जैसे गोबर को केचुआ से खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, केचुआ डाल दिया जाता है गोबर में, वो खाद बन जाता है। तो उसी तरह मानव का जो मल है उसमें भी क्या किया जा रहा है, केचुआ का उपयोग करके उसको खाद बनाने में उपयोग किया जाता है। तो केचुआ के उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है और इसका संचालन भी बहुत सरल है और स्वच्छ है और मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है और जो मृदा के साथ मिलकर उसके पोषक तत्वों को बढ़ाता है, जैसे गोबर खाद बढ़ाता है। तो देखिए यहाँ शौचालय है, इस चित्र में दिख रहा है कि कृमि प्रसंस्करण शौचालय। तो इसमें क्या है, यहाँ शौचालय है आपका, यहाँ से एक बॉक्स जैसा बना हुआ, गड्ढा बना हुआ, इसमें क्या है, कृमि घर। तो इसमें मानव मल आ रहा है और उसमें कृमि को छोड़ दिया जा रहा है, केचुए को छोड़ दिया जा रहा है। उसके बाद वहां वो तैयार होकर खाद के रूप में बदल जा रहा है। और यहाँ देखिए ग्रीन फिल्टर है, फिल्टर बेड है, जहां से होते हुए बाकी गैस निकल जा रहा है और वो पूरे केक के रूप में बदल जा रहा है और उसका उपयोग आप खेतों में या फिर अपने फसलों को उगाने के लिए भी, सब्जियों को उगाने के लिए कर सकते हैं, जैसे गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है। तो झारखंड में एकमात्र बहित मल उपचारक केंद्र है रुक्का में, जो हजारीबाग NH-33 पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का संयंत्र होता है। जो बहित मल है उसको यहाँ जाली लगा दिया गया है और जाली से जो हार्ड चीज है वो रोक दिया जाता है। जैसे आपने ऊपर उपचार में देखा था कि 3 स्तर पर किया जाता है उपचार, तो इसको रोक दिया जाता है, फिर आगे भेजा जाता है, क्लोरीनेशन होता है। तो इस तरह से प्रक्रियाओं के बाद जो बाकी बच जाता है जल, वो क्या है, उसमें किसी तरह के हानिकारक चीज नहीं रहेंगे, प्लास्टिक या फिर कपड़े जैसे अपघटित ना होने वाले पदार्थ नहीं रहेंगे, जो खराब जीवाणु वो नहीं रहेंगे, फिर उसको इस तरह से छोड़ दिया जाता है या फिर दूसरे कामों में उपयोग किया जाता है। तो जो ठोस कूड़ा के कपड़ा या फिर कागज के जो नव भारत जागृति केंद्र चकला और माझी रांची में जैविक खाद एवं उपयोगी कार्टून बनाए जाते हैं। तो जो ठोस कपड़ा बचता है, जैसे कपड़ा हुआ, कागज हुआ या फिर दूसरे कोई टीन का या कोई डब्बा हुआ, तो इस तरह का जो कचरा है इसका उपयोग एक भारत जागृति केंद्र है चकला में और माझी रांची में, तो वहाँ जो जैविक खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, फिर या फिर उसको कार्टून बना दिया जाता है, थोड़ा अट्रैक्टिव पार्क जैसा उसका उपयोग बनाकर उपयोग किया जा रहा है, वो कचरे का उपयोग। तो इस तरह से क्रिएटिव कुछ उपाय करके उस कचरे का निपटान किया जा सकता है। झारखंड सरकार के प्रयास से हरमू नदी नाला के दोनों तरफ पक्कीकरण का कार्य किया जा रहा है और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक का निर्माण किया जा रहा है,
ताकि बहित मल नदी में ना बहाया जाए। और वर्तमान में नदी में साफ जल की धारा बहते हुए आप देख सकते हैं। तो झारखंड सरकार का प्रयास है कि जो हरमू नदी है उसके किनारे जितने लोग रह रहे हैं तो वहां पक्कीकरण का कार्य किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? टॉयलेट बना दिया जा रहा है और टॉयलेट के साथ सेप्टिक टैंक भी बना दिया जा रहा है, जिससे जो टॉयलेट का मल है का पानी है, बहित मल है, वो नदियों में ना बहा दिया जाए, वो सेप्टिक टैंक में चला जाए और खाद बनकर तैयार हो जाए और मिट्टी को सोख लिया जाए। तो ये काम हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? जो नदियों का जल है वो साफ हो रहा है। तो अब लोग जो बहित मल है उसको नदियों में नहीं बहा रहे हैं, चारों तरफ सफाई है। तो इस तरह से देखिए ये चित्र में कितना बदलाव हुआ ये प्रयास के द्वारा। ये पहले हरमू नदी का चित्र दिया है, देखिए कैसा दृश्य है, पूरा कचरा से भरा। वो प्लास्टिक कचरा तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है पानी को, वो ना नष्ट होता है और पूरे पानी को विष बना देता है। लेकिन हरमू नदी का पक्कीकरण किया गया, देखिए यहाँ पक्का ढलाई किया गया है, और जिससे क्या है कि पहले से ये देखिए यहाँ कैसी गंदगी है और यहाँ कितनी सफाई है। तो इस तरह से परिवर्तन कोशिश करने से कुछ भी संभव है। तो यदि कोशिश सरकार करे, हम करे, सारे लोग मिल के करें तो भारत जरूर स्वच्छ बन सकता है। और इसी तरह रांची के कई तालाब या फिर बड़ा तालाब जो है, लाइन टैंक है आदि को क्या करते हैं, आम लोगों की मदद से स्वच्छ किया गया है, जो आम जनता की जागरूकता का प्रतीक है। तो लोग भी जागरूक हो रहे हैं सफाई के प्रति कि जब ये स्वच्छता अभियान चला भारत में, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये इसका लोगो था स्वच्छ भारत, ये महात्मा गांधी के द्वारा के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। तो गंदगी में रहना, महात्मा गांधी कहते हैं कि गंदगी में रहना गुलामी से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गुलाम रहेंगे तो आप दूसरे के बंधन में रहेंगे, लेकिन गंदगी रहेगी तो क्या है, आप बीमार रहेंगे, आपका शरीर भी आपके बस में नहीं रहेगा। इसलिए साफ रहने का प्रयास करना चाहिए। तो उन्हीं के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान भारत में चलाया गया और तब से सफाई की ऐसी मुहिम चली। तो पहले के भारत में और अब के भारत में काफी अंतर आप देख सकते हैं। तो हम सभी मिलकर ये प्रयास करेंगे कि हम अपने आसपास को स्वच्छ करेंगे, अपने घर से ही इसकी शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि घरों, उद्यानों, होटलों, अस्पतालों, विद्यालयों तथा अन्य मानवीय क्रियाकलापों में उपयोग के उपरांत पुनः उपयोग में ना आने वाला जो जल होता है वो है अपशिष्ट जल, है कि नहीं। जब इसे बहा दिया जाता है तो यह क्या हो जाता है, बहित मल कहलाता है। और बहित मल द्रव्य रूपी अवशिष्ट पदार्थ है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के हानिकारक चीज होते हैं जो जल और मिट्टी दोनों को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या जाना कि अपशिष्ट जल को बहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जा सकता है, उसका उपचार किया जा सकता है। ठोस कचरा को कभी भी नाली में या फिर कूड़ादान में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो नष्ट नहीं होता है। खुले नाली मक्खी, मच्छर और अन्य जीवों के लिए प्रजनन स्थल बन जाते हैं, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है और वे रोग फैलाते हैं। इसलिए खुले में जल को नहीं जमा होने देना है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद और अपंग और बायोगैस, ठीक है, ये सब किए जा सकते हैं जो अपशिष्ट जल है उसके द्वारा। हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए, टॉयलेट का यूज करना चाहिए। बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जल का उपचार 3 चरणों में किया जाता है। तो प्राथमिक उपचार में बड़ी वस्तुओं को छानकर अलग कर दिया जाता है, और द्वितीयक उपचार में जल में जो उपस्थित पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए रख दिया जाता है, और तृतीयक में क्या होता है, उपचारित जल को क्लोरीनेशन टैंक में डाल दिया जाता है, जिससे सूक्ष्मजीव समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो जल बचता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जो इतना नुकसानदायक नहीं होता है। हमारे चारों ओर का स्वच्छता ना होने से कई तरह के रोग फैल सकते हैं, और सबसे जो बहित मल है उसका निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक का उपयोग प्रत्येक घर में करना चाहिए। यदि सेप्टिक टैंक प्रत्येक घर में होगा तो ये जो बाहर गंदगी फैल जाती है ये बहुत हद तक कम होगा।
तो जागरूक व्यक्ति बनिए और इन सारे चीजों का पालन कीजिए, क्योंकि शिक्षा आप ले रहे हैं, आप जागरूक बन रहे हैं, तो अपना इस शिक्षा का उपयोग अपने जीवन में कीजिए और लोगों को भी जागरूक करने के लिए कीजिए। सिर्फ शिक्षा पा लेना ही बड़ा नहीं होता है, शिक्षा का उपयोग करना ज्यादा बड़ी बात है। यदि आप उसे जीवन में नहीं उतार सके तो इस शिक्षा का कोई मोल नहीं है। तो इसको पढ़िए, कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछिए, कमेंट करके पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, यह चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय हिंद।